अच्छा, एक 14 साल के लड़के के दिमाग में क्या चल रहा होता है? स्कूल, दोस्त, वीडियो गेम्स, शायद यही सब। लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत है, वो भी एक 14 साल के लड़के जेम्स थॉमसन की आवाज है। और सच कहूं, जब मैंने उनकी बातचीत का ट्रांसक्रिप्ट पढ़ा ना, तो मैं हैरान रह गई। मतलब इतनी साफ सोच और ऐसा जुनून। तो आज हम जनरेशन जी की सक्रियता, मतलब उनके एक्टिविज्म को समझने की कोशिश करेंगे, और हमारा जरिया होगा जेम्स थॉमसन के एक टेडएक्स टॉक का यही ट्रांसक्रिप्ट। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि इस पीढ़ी का गुस्सा, उनकी निराशा कहाँ से आ रही है, और उससे भी जरूरी, वो इस गुस्से को एक ताकत में कैसे बदल रहे हैं। इस ट्रांसक्रिप्ट में एक जबरदस्त ऊर्जा है। तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि ये सब कहाँ से शुरू होता है। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक स्कूल वॉकआउट से, मतलब क्लास से बाहर निकल के विरोध प्रदर्शन। और जानते हैं इसे कैसे आयोजित किया गया? किसी बड़े संगठन या नेता ने नहीं, बल्कि कुछ 100 टेक्स्ट मैसेज और इंस्टाग्राम डीएम भेजकर। हाँ, इंस्टाग्राम डीएम भेजकर। जेम्स बताते हैं कि क्लास में टीचर कुछ पढ़ा रहे थे, पर असल में कोई सुन नहीं रहा था। सब 10:30 बजने का इंतजार कर रहे थे। क्योंकि तब उन्हें उठकर क्लास से बाहर जाना था। बिल्कुल, उनका कहना था, हम तंग आ चुके हैं। और यहीं पर इस पीढ़ी का तरीका साफ दिखता है। ये जो बात है ना, कुछ 100 टेक्स्ट मैसेज और डीएम, ये मामूली नहीं है। ये दिखाता है कि संगठन बनाने की जो शक्ति है वो अब कुछ लोगों के हाथ में नहीं रही। टेक्नोलॉजी ने इसे हर किसी के हाथ में दे दिया है ना? एक विचार को आंदोलन में बदलने की रफ्तार अविश्वसनीय रूप से तेज हो गई है। पहले जिस काम में हफ्ते या महीने लगते थे, वो अब कुछ घंटों में हो सकता है। बिल्कुल। और ये गुस्सा, ये जो तंग आ चुके वाली भावना है, वो हवा में नहीं है। इसके पीछे बहुत ठोस और सच कहूं तो डरावने कारण है। जेम्स कुछ आंकड़े देते हैं जो वाकई परेशान करने वाले हैं। जैसे हर दिन 96 लोग बंदूक हिंसा में मारे जा रहे हैं। और 96 का आंकड़ा सुनने में शायद उतना बड़ा न लगे, लेकिन इसको ऐसे देखिए। इसका मतलब है कि हर 15 मिनट में अमेरिका में एक इंसान की जान बंदूक से जा रही है। हर 15 मिनट में? हाँ, हर 15 मिनट। ये कोई दूर की समस्या नहीं है, ये एक लगातार चलने वाला संकट है। और जेम्स इसे बहुत ही पर्सनल लेवल पर लाते हैं। वो कहते हैं, मैं तंग आ चुका हूं क्योंकि मुझे एक 14 साल के बच्चे को ये सोचना पड़ता है कि मैं अपने ही पड़ोस में चलते हुए कैसा दिखूं। मुझे याद रखना पड़ता है कि मेरे माता पिता ने मुझे पुलिस अधिकारी से बात करते समय क्या करने के लिए सिखाया है। मुझे सोचना पड़ता है कि अगर कोई स्कूल में गोली चलाने आ जाए तो मैं कहाँ भाग सकता हूँ, कहाँ छिप सकता हूँ। ये एक बच्चे के रोजमर्रा के डर हैं। ये डर बहुत मायने रखता है। ये सिर्फ बंदूक हिंसा का डर नहीं है। जब एक बच्चा कहता है कि उसे पुलिस से बात करने का तरीका याद रखना पड़ता है, तो ये सिस्टम पर भरोसे के टूटने की कहानी कहता है। ये दिखाता है कि जिन लोगों को उनकी रक्षा करनी चाहिए, उन्हीं से उन्हें डरना सिखाया जा रहा है। 40% पुलिस अधिकारियों पर घरेलू हिंसा के रिकॉर्ड हैं। ये सुनकर तो भरोसा पूरी तरह हिल जाता है। और यही निराशा हमें उस सवाल पर ले जाती है कि जब व्यवस्था पर भरोसा न रहे तो एक पीढ़ी करती क्या है। हाँ, और यही इस बातचीत का सबसे दिलचस्प मोड़ है। कहानी सिर्फ निराशा और डर पर खत्म नहीं होती। असल में ये एक सोची समझी रणनीति में बदल जाती है। तो सवाल ये उठता है कि एक आम नौजवान इस गुस्से और टूटे हुए भरोसे को एक आंदोलन में कैसे बदलता है। बिल्कुल। और इसका जवाब हमें मिलता है जब जेम्स पाकलैंड के छात्रों का उदाहरण देते हैं। डेविड हॉग और एमा गंजालेस जैसे नाम, जो उनकी ही उम्र के हैं। हाँ, और एक भयानक त्रासदी से गुजरे थे। वे सिर्फ शिकायत नहीं कर रहे, वे सड़कों पर हैं। उनके तरीके बहुत क्रिएटिव हैं। मार्च, वॉकआउट और डाई-इन्स, जिसमें प्रदर्शनकारी विरोध में जमीन पर ऐसे लेट जाते हैं जैसे वे मर गए हों। हाँ, ताकि समस्या की गंभीरता दिखाई जा सके। और ये तरीके सांकेतिक रूप से बहुत शक्तिशाली है। डायन सिर्फ एक विरोध नहीं है, ये मीडिया और राजनेताओं को सीधे तौर पर चुनौती देता है कि वे इन मौतों की अनदेखी नहीं कर सकते। ये एक विजुअल तमाचा है। लेकिन इन सब तरीकों में से एक तरीका है जिसे जेम्स सबसे जरूरी बताते हैं, वोटर ड्राइव्स, यानी मतदाता पंजीकरण अभियान। हाँ, वो अपनी पीढ़ी को वोट देने के लिए तैयार कर रहे हैं। और यहीं पर उनका मुख्य तर्क सामने आता है। उनकी जवानी उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अच्छा। वो कहते हैं कि वे अमेरिका की आबादी का 25% है और उनके पास एक अनोखा दृष्टिकोण है, क्योंकि वे इन समस्याओं के साथ ही बड़े हुए हैं। ये एक बहुत ही मैच्योर
मतलब एक राजनीतिक समझ है। वे जानते हैं कि सड़कों पर विरोध करना जरूरी है, पर असली बदलाव तो पॉलिसी लेवल पर आता है और उसके लिए वोट की ताकत चाहिए। ये सिर्फ नारेबाजी नहीं है, ये तो शतरंज की चाल की तरह है। बिल्कुल। वे समझ रहे हैं कि सिस्टम को बाहर से कोसने के बजाय उसे अंदर से बदलना होगा, और इसके लिए आपको खेल के नियम समझने होंगे, और सबसे बड़ा नियम है वोट। उनकी एक लाइन है जो इस पूरी सोच को बयां करती है। वो कहते हैं, मैं किसी बूढ़े आदमी को अपने ऑफिस में बैठकर मेरे बारे में मेरे बिना फैसले लेने नहीं दूंगा। और इस बात को और वजन देने के लिए वो बताते हैं कि अमेरिकी कांग्रेस में औसत आयु 60 वर्ष है। 60 साल? हाँ, उनका कहना है कि जो राजनेता आज फैसले ले रहे हैं उनमें से आधे से ज्यादा तब तक जीवित नहीं रहेंगे जब इन फैसलों का सबसे ज्यादा असर होगा। और ये सिर्फ एक इमोशनल अपील नहीं है, ये एक तार्किक तर्क है ना? वे कह रहे हैं कि जिनके पास भविष्य में सबसे ज्यादा दांव पे लगा है, उन्हें ही फैसले लेने की मेज पर होना चाहिए। ये पीढ़ी सिर्फ अपनी सीट की मांग नहीं कर रही, वे तर्क दे रहे हैं कि वे उस सीट के सबसे ज्यादा हकदार क्यों हैं। तो ये सब सुनने में बहुत बड़ा लगता है, एक राजनैतिक आंदोलन, एक पूरी पीढ़ी को संगठित करना। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि स्पीकर इसे किसी भी आम इंसान के लिए बहुत आसान बना देते हैं। वो मजाक में इसे जेम्स का सत्ता को चुनौती देने का 3 चरणीय प्लान कहते हैं। और ये जो सरलीकरण है ना, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। वे एक्टिविज्म जैसे भारी भरकम शब्द को तोड़कर 3 आसान हिस्सों में बांट रहे हैं, ताकि कोई भी इसे अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सके। ये अभिभूत महसूस करने वाली पीढ़ी के लिए एक रोड मैप की तरह है। हाँ, तो उनका पहला कदम है जुनून, पैशन। ये वो चिंगारी है। वो कहते हैं कि यहाँ बैठा हर एक व्यक्ति किसी न किसी चीज के प्रति जुनूनी है। ये समान अधिकार हो सकते हैं, पर्यावरण हो सकता है, संगीत या कला हो सकती है। कोई न कोई मुद्दा ऐसा है जो आपको अंदर से जगाता है। और जुनून का मतलब कोई बहुत बड़ा वैश्विक मुद्दा होना जरूरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कुछ भी हो सकता है जो आपको दिल से महसूस हो। आपके मोहल्ले का पार्क, स्कूल में बेहतर खाने की व्यवस्था, कुछ भी, यहीं से शुरुआत होती है। बिल्कुल। और दूसरा कदम है कर्म, एक्शन। यानी उस जुनून, उस चिंगारी का आप करते क्या है। और यहाँ वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, बल्कि बहुत ही छोटे और जमीनी उदाहरण देते हैं। जैसे कनाडा में कुछ बच्चों ने जो पर्यावरण को लेकर जुनूनी थे, एक बड़ी फास्ट फूड चेन के साथ मिलकर उनके कप्स को पर्यावरण के अनुकूल बनवाया। एक छोटा सा कदम, पर उसका असर बहुत बड़ा था। ये जानबूझकर छोटे उदाहरण हैं। संदेश साफ है, दुनिया बदलने के लिए आपको क्रांति करने की जरूरत नहीं है। आप एक कप बदलने से शुरू कर सकते हैं। ये उन युवाओं के लिए एक शक्तिशाली संदेश है जो शायद दुनिया की बड़ी बड़ी समस्याओं को देखकर शक्तिहीन महसूस करते हों। ये कहता है, आप जहां हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं। उनका एक और उदाहरण है कि अगर आप संगीत को लेकर जुनूनी हैं, तो आप पढ़ सकते हैं कि संगीत कैसे बुजुर्ग लोगों को खुश करता है, और फिर अपने स्थानीय नर्सिंग होम में जाकर उनके लिए संगीत बजा सकते हैं। ये भी एक कर्म है, एक बदलाव है। और यहीं से हम तीसरे और अंतिम कदम पर आते हैं, बदलाव, चेंज। अंतिम लक्ष्य। हाँ, जुनून और कर्म मिलकर वास्तविक सार्थक बदलाव लाते हैं। स्पीकर कहते हैं कि कुछ भी बिना बदलाव के बेहतर नहीं होता, और ये बदलाव हमारी पीढ़ी को लाना चाहिए। ये ढांचा बहुत शक्तिशाली है क्योंकि ये आसान है और किसी को भी शुरुआत करने का हौसला देता है। लेकिन क्या इसका एक दूसरा पहलू भी हो सकता है? मतलब क्या? क्या एक्टिविज्म को इतना सरल बनाने से जुनून, कर्म, बदलाव, उसकी वैचारिक गहराई कम होने का खतरा है? क्या बड़े जटिल मुद्दों को सिर्फ एक छोटा कदम उठाओ तक सीमित किया जा सकता है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और मुझे लगता है शायद इसका जवाब ये है कि स्पीकर का मकसद यहाँ किसी आंदोलन की पूरी विचारधारा समझाना नहीं है। अच्छा। बल्कि किसी को पहला कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। एक बार कोई छोटा कदम उठाता है तो वो अक्सर बड़े और जटिल मुद्दों को समझने की दिशा में आगे बढ़ता है। ये एक दरवाजा खोलने जैसा है, और वो इस दरवाजे को डरावना नहीं बल्कि स्वागत करने वाला बनाना चाहते हैं। ये सही दृष्टिकोण है, ये प्रवेश द्वार है पूरी इमारत ने। और ये पीढ़ी को ये महसूस कराने के लिए जरूरी है कि वे इस कहानी में दर्शक नहीं बल्कि नायक हैं। और इसी नायक की भावना को मजबूत करने के लिए स्पीकर अपने आंदोलन को हवा में नहीं देखते, वे इसे इतिहास के अन्य महान आंदोलनों से जोड़ते हैं। ये दिखाने के लिए कि ये कोई नई बात नहीं है बल्कि एक परंपरा का हिस्सा है। वे नागरिक अधिकार आंदोलन का जिक्र करते हैं जब बच्चों ने समान शिक्षा के लिए मार्च किया था। वे 80 के दशक में HIV एड्स कार्यकर्ताओं का भी जिक्र करते हैं
जिन्होंने स्वास्थ्य सेवा तक समान पहुंच के लिए मार्च किया था। ये ऐतिहासिक तुलना करना एक बहुत ही चतुर कदम है। ऐसा करके वे अपनी पीढ़ी की सक्रियता को एक वैधता दे रहे हैं। वे कह रहे हैं कि ये कोई क्षणिक किशोर गुस्सा नहीं है, बल्कि हम सामाजिक परिवर्तन की एक लंबी और सम्मानित ऐतिहासिक विरासत का हिस्सा हैं। ये अपनी लड़ाई को एक वजन देना है। और फिर वो बताते हैं कि उन आंदोलनों से कितनी ठोस प्रगति हुई। वो कहते हैं, देखो उन्होंने क्या बदलाव किए। आज मैं अपने श्वेत साथियों के साथ स्कूल जा सकता हूँ और HIV एड्स के साथ जी रहे लोगों के पास ऐसी दवाइयाँ हैं जिनसे वे लक्षणों को कम कर सकते हैं। यह एक सीधा संबंध बनाता है कि अतीत के संघर्षों ने आज की दुनिया को बेहतर बनाया है, इसलिए हमारे आज के संघर्ष भविष्य को बेहतर बनाएंगे। बिल्कुल। यह अपनी पीढ़ी को यह याद दिलाने का एक तरीका है कि बदलाव संभव है। इतिहास इसका गवाह है। जब आप देखते हैं कि आपसे पहले के लोगों ने असंभव लगने वाली चीजों को संभव बनाया, तो आपको अपनी लड़ाई लड़ने की हिम्मत मिलती है। और इसी बात को पुष्ट करने के लिए वो मानव विज्ञानी मार्गरेट मीड के एक बहुत प्रसिद्ध कथन का उल्लेख करते हैं। कभी इस बात पर शक न करें कि विचारशील, प्रतिबद्ध नागरिकों का एक छोटा समूह दुनिया को बदल सकता है। वास्तव में हमेशा इसी ने दुनिया को बदला है। ये कथन इस पूरी बातचीत का सार है। ये कहता है कि बड़े बदलावों की शुरुआत हमेशा छोटे प्रतिबद्ध समूहों से ही होती है। ये उनकी पीढ़ी को प्रेरित करने का एक शानदार तरीका है कि वे अकेले नहीं हैं और उनका काम चाहे कितना भी छोटा क्यों न लगे, मायने रखता है। अंत में पूरी यात्रा को देखें। ये एक 14 साल के लड़के की व्यक्तिगत निराशा और डर से शुरू होती है, लेकिन ये वहीं खत्म नहीं होती। ये एक पूरी पीढ़ी के लिए कार्रवाई के एक शक्तिशाली आह्वान में बदल जाती है। ये सिर्फ समस्याओं की सूची नहीं है, बल्कि एक समाधान का खाका है। जुनून, कर्म और बदलाव, ये 3 सरल कदम किसी को भी बदलाव का हिस्सा बनने का रास्ता दिखाते हैं। और स्पीकर अपनी बात एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक के साथ खत्म करते हैं। वो कहते हैं, हमारी दुनिया अभी एक बस की तरह है और हमारी पीढ़ी और हमारे जुनून ने स्टीयरिंग व्हील संभाल लिया है और हम प्रगति की राह से हटने वाले नहीं हैं। और प्रगति हमसे शुरू होती है, भविष्य हम हैं। ये एक बहुत ही आशावादी और सशक्त अंत है। इस पूरी बातचीत के बाद मेरे मन में ख्याल आ रहा है, स्पीकर पोस्टर, कलम, आवाज और संगीत वाद्यंत्र जैसे उपकरणों का उपयोग करने पर जोर देते हैं। ये सभी विरोध के पारंपरिक प्रतीक है ना? हाँ। लेकिन उनकी अपनी क्रांति एक इंस्टाग्राम DM से शुरू हुई। तो सोचिए, अगर किसी पीढ़ी के लिए उनका फोन ही पोस्टर और पर्चा बन जाए, अगर सोशल मीडिया सिर्फ संवाद का जरिया नहीं बल्कि बदलाव का एक बुनियादी औजार बन जाए, तो ये भविष्य में सामाजिक आंदोलनों की परिभाषा, उनकी रफ्तार और उनके प्रभाव को मौलिक रूप से कैसे बदल सकता है। जब संगठन की गति एक क्लिक के बराबर हो, तो बदलाव की गति क्या हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें आने वाले सालों में देखने को मिलेगा।